आगे स्टमक है। स्टमक में सबसे पहले हम करेंगे स्टमक के ब्लड सप्लाई। इसमें आ जाता है कि जो लेसर कर्वेचर है स्टमक का, इट इज़ सप्लाइड बाय लेफ़्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसमें जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये सिलियक आर्टरी की ब्रांच है और जो राइट है वो हेपेटिक आर्टरी की। उसके बाद जो ग्रेटर कर्वेचर है इस पे आ जाता है लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ये ब्रांचेज है स्प्लेनिक आर्टरी की, ठीक है, लेसर कर्वेचर पे और ग्रेटर कर्वेचर पे। आगे इसकी नर्व सप्लाई है। जो नर्व सप्लाई है इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आ जाते हैं। जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई है इट इज़ थ्रू मेंटेरिक एंड मिजनर्स प्लेक्सिस, और जो एक्सट्रिंसिक है पैरासिम्पैथिक के थ्रू है। इसमें वेगस नर्व आ जाती है जो कि एसिड प्रोडक्शन में उसका रोल है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने निमोनिक याद रखना है LARP। जो लेफ़्ट वेगस है वो एंटीरियर की ब्रांच है और जो राइट है वो पोस्टीरियर ट्रंक की ब्रांच है, ठीक है, LARP। इसके बाद गैस्ट्राइटिस आ जाते हैं। गैस्ट्राइटिस की टाइप्स आ जाती है। टाइप A गैस्ट्राइटिस है। इसमें क्या होता है कि जो ये ऑटोइम्यून कंडीशन होती है टाइप A, इसमें जो पेराइटल सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और हमें पता है कि पेराइटल सेल्स का क्या रोल होता है कि वो एसिड प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। तो जब पेराइटल सेल्स ही जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है तो क्या हो जाएगा, एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, एक क्लोरहाइड्रिया हो जाएगा। टाइप B गैस्ट्राइटिस है। ये क्या है, H पाइलोराई की वजह से इन्फेक्शन होता है। रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस है। इसमें गैस्ट्रिक सर्जरीज की वजह से होता है रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, जिसमें गैस्ट्रोजिनोस्टमी है। इरोसिव गैस्ट्राइटिस जो है इसमें एनसिड्स जो है एनसिड्स इंड्यूस्ड होता है। बेसिकली हमारे स्टमक में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बाइकार्बोनेट जो है वो बनाता है जो कि स्टमक की लेयर्स को जो है एसिड से प्रिवेंट करता है। लेकिन जब एनसिड्स जो है मेडिकेशंस पे वो पेशेंट एनसिड्स ले रहा हो तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएगा तो जो स्टमक की लेयर्स हैं वो दे वुड बी प्रोन टू एसिड। उसके बाद स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस है। किसी भी स्ट्रेस की वजह से जैसे शॉक, ब्लीडिंग, हाइपोवोलेमिया, इन स्ट्रेस की वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है मेंट्रियर्स डिजीज़। इसमें हाइपरट्रॉफी होती है गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्ड्स की, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है और इसमें एनीमिया, इट इज़ एसोसिएटेड विद एनीमिया एंड प्रोटीन लॉसिंग, गैस्ट्रोपैथी, हाइपरप्रोटीनीमिया, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस है जिसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, और ग्रैन्युलोमैटस गैस्ट्राइटिस है जिसमें जो है क्रोहन और TB आ जाता है। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़। मेन टॉपिक पेप्टिक अल्सर जो है इट इज़ बेसिकली द फोकल डिफेक्ट इन गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडेनम म्यूकोसा। ड्यूडेनम या स्टमक के जो म्यूकोसा है उसके अंदर फोकल डिफेक्ट होता है जो कि डीप सब म्यूकोसा तक चला जाता है और परफोरेशन और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के होते हैं जो अल्सर्स हैं, गैस्ट्रिक होते हैं और ड्यूडेनल। इसका डिफरेंस आना चाहिए। इसमें जो ड्यूडेनल अल्सर है इट इज़ मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है। ये 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होते हैं। एंड ड्यूडेनल अल्सर जो हैं वो एसिड की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। और जो गैस्ट्रिक है इसमें क्या होता है, वीकनेस इन डिफेंस ऑफ गैस्ट्रिक में होता है। जो स्टमक है उसमें तो एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसकी अपनी प्रोटेक्शन होती है जिसकी वजह से स्टमक जो है वो एसिड से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो अगर वो डिफेंस ख़राब हो जाए तो फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स बन सकते हैं, वरना एसिड के ज़्यादा प्रोड्यूस होने से स्टमक को कोई असर नहीं होगा क्योंकि उसकी पहले ही लेयर्स प्रोटेक्टेड होती हैं। ड्यूडेनम में कोई एसिड नहीं होता तो इसलिए एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ड्यूडेनम में जाएगा तो अल्सर बन जाएगा। उसके बाद जो ड्यूडेनल अल्सर है उनमें जो खाना लेने से जो है पेन कम होती है, तो ऑब्वियसली खाना लेने से पेन कम हो रही है तो वो ओबीस होंगे पेशेंट्स। और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं इनमें खाना लेने से पेन बढ़ती है तो ये थिन होंगे, स्लिम होंगे, वो कम खाना खाएंगे दर्द के डर से, ठीक है। और ये जो ड्यूडेनल अल्सर्स हैं ये रात के वक्त इसकी पेन होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होती है और ये लेसर कर्वेचर पे होते हैं स्टमक के। उसके बाद जो ड्यूडेनल अल्सर्स है इसमें कम चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी के, इसलिए बायोप्सी नहीं लेते। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी के, इसलिए इसमें बायोप्सी लेते हैं। पेन जो है जैसे कि बताया कि पेन ड्यूडेनल अल्सर्स में रात के वक्त होती है तो पेशेंट उठ के बैठ जाता है, इतनी शदीद होती है रात को उठ के बैठ जाता है। इसमें रात के वक्त नहीं होती पेन गैस्ट्रिक में, ठीक है। इसके बाद बुक से देख लें कॉजेज़ पेप्टिक अल्सर्स के हैं।
ठीक है। इसमें क्या है, एच पाइलोरी एसोसिएटेड, एनसिड एसोसिएटेड, स्मोकिंग, कैफीन, इस्कीमिया, स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी में ड्यूडिनल गैस्ट्रिक अल्सर था। जो ड्यूडिनल अल्सर है इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, एंटीरियर वॉल, द अल्सर्स इन एंटीरियर वॉल यूजली परफोरेट लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस। ठीक है, एंटीरियर वॉल पे जो होते हैं उससे पेरिटोनाइटिस होती है। जो पोस्टीरियर वॉल होते हैं वो इरोड करते हैं गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी को, जिसकी वजह से हेमरेज हो जाता है। ठीक है, एंटीरियर वॉल पेरिटोनाइटिस, पोस्टीरियर वॉल गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ब्लीडिंग। उसके बाद ये सारा उसमें मैंने कवर करवा दिया। इसकी ये भी हो गया। एपिगैस्ट्रिक पेन का भी मैंने बता दिया किस तरीके से पेन होती है। बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, रात के वक्त ड्यूडिनल अल्सर की होती है, वो उठ के बैठ जाता है, इतनी शदीद पेन होती है। और पेन इज़ यूजली पीरियोडिक इन नेचर। ठीक है, सिम्टम्स में डिसअपियर फॉर वीक्स एंड मंथ्स टू रिटर्न अगेन। ये उसके गैस्ट्रिक अल्सर की बात करिए। ठीक हो गया, सारा हो गया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी। ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इसके बाद है डिटेक्शन एच पाइलोरी की कैसे करते हैं। इसमें है कैम्पैलोबैक्टर लाइक ऑर्गेनिज्म टेस्ट, या फिर इसको कहते हैं CLO टेस्ट या फिर क्विक यूरियस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये बायोप्सी वाला पोर्शन हमने लिया है। ठीक है, गैस्ट्रिक बायोप्सी, ड्यूडिनल बायोप्सी लिए। ठीक है, ये हमने जो है एक ऐसे मीडियम में हमने रखा है जिसमें यूरिया और pH सेंसिटिव इंडिकेटर है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर तो इसमें जो है एच पाइलोरी प्रेजेंट होगा इस बायोप्सी वाले में, हमने लिए ना गैस्ट्रिक बायोप्सी ली है, स्टमक बायोप्सी, तो ये हमने क्या कहते हैं ड्यूडिनल बायोप्सी, गैस्ट्रिक बायोप्सी लिया। तो अगर इसके अंदर एच पाइलोरी प्रेजेंट होगा तो वो एच पाइलोरी के अंदर होता है यूरियस, तो वो यूरियस इस यूरिया को करेगा अमोनिया में और pH जो है उसकी चेंज हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि एच पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक है, CLO टेस्ट, क्विक यूरियस टेस्ट हो गया। उसके बाद है कार्बन 13 लेबल्ड यूरिया ब्लड टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि ये पेशेंट है, उसको जो है कार्बन 13 लेबल यूरिया जो है वो हम इंजेस्ट करवाते हैं। ठीक है, अब जब उसने इंजेस्ट किया क्या हुआ कि इसमें होता है जब ये इंजेस्ट हुआ है तो क्या हुआ कि जो यूरियस है, यानी कि वी आर सस्पेक्टिंग कि उसे गैस्ट्रिक अल्सर उसके अंदर उसका कॉज एच पाइलोरी है कि नहीं। तो अगर यूरियस प्रेजेंट होगा अंदर तो वो इस यूरिया को जो है क्या करेगा, ये इसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट एक्सेल कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि एच पाइलोरी इज़ पॉजिटिव। उसके बाद हम स्टूल टेस्ट करवाते हैं, हिस्टोलॉजी और कल्चर करवाते हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, और सीरम गैस्ट्रिन लेवल करवाते हैं। इसके बाद है इसकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने कुछ रेजिम्स करनी है जो कि ये है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, कैप के निमोनिक से आपने करना है क्लिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन और PPI। ठीक है, और ये 2 वीक्स के लिए देना है। ठीक है, ये जैसे मैंने ऑर्डर में लिखा है वैसे ही है। क्लिथ्रो जो है 500 mg और एमॉक्सिसिलिन 1000 mg। ठीक है, उसके बाद अगली जो रेजीम है इसमें आपने एक ही जगह M लिख देना है। क्लिथ्रो जो है 500 mg है 2 वीक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद 2 और लिखी हुई हैं बुक में, PPI और एमॉक्सिसिलिन है। ठीक है, 5 डेज़ के लिए और 1000 mg है। PPI और क्लिथ्रो है 500 और सार्टेनिडाजोल है 500 5 दिन के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, ये इधर लिखी हुई है ऐसे ही कैप के निमोनिक से है, और आगे जो है अगले वाले में एक ही जगह M है और 2 और लिखी हुई हैं, PPI और एमॉक्सी, PPI, क्लिथ्रो और टेनिडाजोल। उसके बाद सैल्वेज रेजीम्स हैं जिसमें BMT है, बिस्मथ सबसेलिसाइलेट है, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन 525, 250 और 500 mg 10 से 14 दिन के लिए। उसके बाद PPI, एमॉक्सिसिलिन, लिवोफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, ये इधर रेजीम्स लिखी हुई हैं। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में बिलरॉथ 1 है गैस्ट्रेक्टमी, बिलरॉथ 2 गैस्ट्रेक्टमी और गैस्ट्रोजिजनोस्टमी है। जो बिलरॉथ 1 है इसमें स्टमक जो है उसको मोबिलाइज करके रिसेक्ट करके ड्यूडिनम के साथ एनास्टमोस कर देते हैं। जो बिलरॉथ 2 है इसमें जो एंट्रम और डिस्टल पार्ट है स्टमक का उसे मोबिलाइज करते हैं, रिसेक्ट करते हैं, और जो ड्यूडिनल स्टम्प है उसको क्लोज कर देते हैं। डिस्टल एंड द डिस्टल एंड ऑफ स्टमक इज एनास्टमोस विद द लूप ऑफ ड्यूडिनम। ठीक है, इसमें स्टमक को ड्यूडिनम के साथ जो है करना है एनास्टमोस। इसमें क्या करना है, स्टमक को ड्यूडिनम के साथ करना है एनास्टमोस। ठीक है, स्टमक को रिसेक्ट करके ड्यूडिनम से। ठीक है, एक मिनट, इसको जैसे ये है ना, इसको रिसेक्ट किया है स्टमक को। ठीक है, जो ड्यूडिनम का जो आगे कंटिन्यूएशन है ना स्टमक की ड्यूडिनम की, तो ड्यूडिनम का इस तरह से आगे रास्ता बंद कर देना है। ठीक है, स्टम्प लगा देना है। ठीक है, और इस स्टमक का जो बाकी पोर्शन है उसको जीजनम के साथ एनास्टमोस कर देना है।
ठीक है। पहले वाले में स्टमक और ड्यूडेनम के साथ, दूसरे बिलरॉड 2 में इसमें जो है जो एंट्रम और डिस्टल पार्ट है स्टमक का, उसको जो है रिसेक्ट करके जिजनम के साथ एनास्टमोस कर देना और ड्यूडेनम का रास्ता बंद कर देना। ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी है। इसमें क्या करना है, उसमें हम स्टमक को वो रिसेक्ट कर रहे थे, इसमें रिसेक्ट नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट जिजनम को स्टमक के साथ एनास्टमोस कर देना है। इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो जिजनम है उसमें क्या होता है कि in this way reflux of alkali from small bowel into stomach occur which neutralize the acid, ठीक है, and reduces the duodenal exposure of acid. However, because of duodenal loop was exposed directly to gastric acid, stomach ulceration was extremely common, so this प्रोसीजर इन आइसोलेशन वॉज अबेंडेंट। ठीक है। उन्होंने कहा कि जब जिजनम और उसका स्टमक का एनास्टमोसिस हो रहा होता है तो इसमें जो स्टमक का एसिड है वो एल्कलाई जो है स्मॉल बाउल का जिजनल लूप का वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन अब एसिड भी जिजनम में आ रहा है तो उसमें अल्सर्स के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, तो ये जिजनम के लिए अच्छी बात नहीं हुई, तो इसलिए ये जो है प्रोसीजर अबेंडन कर दिया गया। ठीक है। आगे नर्व्स हैं।